नमस्कार डियर फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल HSSC टारगेट 2.0 में। जैसा कि आपको पता है, हमारे YouTube चैनल पर आपको विभिन्न कक्षाएं उपलब्ध हो रही हैं। उसी के क्रम में आज हमारे प्रमुख टॉपिक IPC धाराएं, जो आगामी एग्जाम्स में जो कि हरियाणा पुलिस का है, उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। सबसे पहले बात करें तो कानून की बात करें तो कानून हमारे लिए क्यों प्रमुख है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाए जाते हैं। कानून को बेसिक रूप में बात करें तो हम इनको रूल्स ही बोलते हैं। कानून को ही रूल्स बोला जाता है। रूल्स यानी कि किसी समाज को, किसी देश को या किसी राज्य को चलाना है तो उसके लिए हमें रूल्स की बहुत ही जरूरत है। मतलब जैसे कि छोटे से एग्जांपल से समझिए तो यह कोई चौराहा है, यहां से आप गाड़ी आ रही है, यहां से आ रही है और यहां से आ रही है। यानी कि अगर यहाँ से चारों तरफ से हमारे पास गाड़ियां आ रही हैं, अगर यहाँ पर कोई रूल नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर यह भी निकलने की कोशिश करेगा, यह भी निकलने की कोशिश करेगा और यह भी निकलने की कोशिश करेगा और ये भी। आगे बात करें सिंपल वे में तो अगर यहाँ पर कोई रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल नहीं होंगे, मतलब यहाँ पर कोई रूल्स नहीं होगा, तो यहाँ दुर्घटना होना अनिवार्य है। आगे बात करें तो यानी कि यह एक मिसमैनेज सिस्टम है, यह एक मिसमैनेज सिस्टम है और इसी को मैनेज करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। यानी कि मिसमैनेज सिस्टम को मैनेज करने के लिए ही रूल्स बनाए जाते हैं। सिंपल सी बात करें, हम कानून को हम रूल्स बोलते हैं। कानून हमारे लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि किसी समाज को, किसी देश को या किसी राज्य को चलाना है तो वहां पर हमें रूल्स अपनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर कोई सिंपल वे में कार्य करने के लिए रूल्स बहुत ही उपलब्ध है। यानी कि मिसमैनेज सिस्टम को मैनेज करना हमारा रूल कहलाता है। तो आपको पता है कि हमारे देश में यानी कि भारत में कानून बनाए जाते हैं, यानी कि कानून यानी कि भारत में कानून संसद के द्वारा जो बनाए जाते हैं। यानी कि भारत में कानून संसद में कानून, और जो आर्टिकल नंबर 79 संसद आर्टिकल 79 के अंतर्गत संसद में 3 पार्ट आपको पता है, लोकसभा का, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत में कानून जो बनाए जाते हैं संसद के द्वारा, जो आर्टिकल 79 में है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनके द्वारा कानून को बनाया जाता है। और आगे बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि भारत में पहली बार लॉ कमीशन कब बना। भारत में पहली बार लॉ कमीशन कब बना। आइए बात करें तो भारत में पहली बार लॉ कमीशन की बात करें तो वो बना था 1834 के अंदर। 1834 में भारत में पहली बार लॉ कमीशन बना। और इसके आगे बात करें तो ये लॉ कमीशन अगर जब बना था तो इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष की बात करें तो लॉर्ड मैकाले। जब भारत में पहला लॉ कमीशन बना वो 1834 में बना, और इसके अध्यक्ष की बात करें तो लॉर्ड मैकाले। अच्छा, आगे बात करें तो जब ये लॉ कमीशन बनाया गया था भारत में, जब ये लॉ कमीशन 1834 में बनाया गया तो किस एक्ट के तहत बनाया गया। लॉ कमीशन बनाया गया किस एक्ट के तहत बना। सिंपल सी बात करें, जब 1834 में जो लॉ कमीशन बनाया गया तो कोई ना कोई एक्ट होगा। उस एक्ट की बात करें तो उसका एक्ट था चार्टर एक्ट 1833। जब लॉ कमीशन बनाया गया था तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत इसको बनाया गया था। और आगे बात करें तो
जो लॉर्ड मैकाले 1834 के लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने यह सिफारिश की थी कि मतलब कि भारत में सजा देने के लिए पेनल कोड होना चाहिए, यानी कि लॉर्ड मैकाले सिफारिश की भारत में सिफारिश की भारत में पेनल कोड होना चाहिए। आइए सिंपल सी बात करें, जब 1834 में लॉ कमीशन बना और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बना और लॉर्ड मैकाले ने यह सिफारिश दी कि भारत में पेनल कोड होना चाहिए जो कि सजा देने के लिए, पेनल कोड यानी कि सजा देने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि किसको कौन से एक्ट के तहत उसको सजा दी जाएगी या किसने कौन सा क्राइम किया है। लॉर्ड मैकाले ने सिफारिश की कि भारत में पेनल कोड होना चाहिए, पेनल कोड होना चाहिए जो सजा देने के लिए बनाया गया था। आगे बात करें तो 1833 चार्टर एक्ट की 1833 चार्टर एक्ट की बात करें तो 1833 चार्टर एक्ट की बात करें तो इसके यानी कि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, भारत का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल 1833 चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। आइए बात करें 1833 चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल 1833 के तहत चार्टर एक्ट के तहत इनको कहा जाने लगा। आइए बात करें आगे बात करें तो यानी कि आगे बात करें 1833 चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक अधिकार को इस एक्ट के तहत खत्म कर दिया गया। व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया गया। और आगे बात करें हम इनके अंदर, आगे क्वेश्चन यही बनेगा, भारत में यानी कि स्वतंत्र भारत में पहले एक क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में लॉ कमीशन कब आया। स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत में लॉ कमीशन स्वतंत्र भारत में जब लॉ कमीशन आया वो कब आया, तो वो 1955 में आया, 1955 में। और अगला क्वेश्चन ये बनेगा, अगर ये लॉ कमीशन आया तो इसके अध्यक्ष कौन थे। उनके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष MC शीतलवाड़। जब लॉ कमीशन 1955 में आया तो उनके अध्यक्ष थे MC शीतलवाड़। और आगे बात करें तो और अगला हमारा क्वेश्चन, वर्तमान में कौन से नंबर का लॉ कमीशन चल रहा है। आइए बात करें तो वर्तमान में हमारे भारत में कौन से नंबर का लॉ कमीशन चल रहा है। इस कमीशन की बात करें तो
22वां नंबर का लॉ कमीशन हमारा फिलहाल में चल रहा है। सिंपल सी बात है, जब स्वतंत्र भारत का पहला लॉ कमीशन है 1955 के अंतर्गत, इसके अध्यक्ष की बात करें तो एमसी शीतलवाड़, और वर्तमान में कौन से नंबर का जो लॉ कमीशन चल रहा है वो 22वें नंबर का। और आगे बात करें 22 नंबर का लॉ कमीशन फिलहाल हमारा चल रहा है। जब लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष थे, यानी कि जब लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष थे, लॉर्ड मैकाले ने जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा था कि भारत में 2 प्रकार के कानून होने चाहिए। मैकाले ने कहा भारत में 2 प्रकार के कानून 2 प्रकार के कानून होने चाहिए। और अगला क्वेश्चन में बनता है कि 2 प्रकार के कानून होने चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए। एक नंबर पर बात करें तो सिविल लॉ और एक क्रिमिनल लॉ। नंबर 1 सिविल, नंबर 2 क्रिमिनल लॉ। तो आइए बात करें तो मैकाले ने कहा कि भारत में 2 प्रकार के कानून होने चाहिए, एक तो सिविल लॉ और एक क्रिमिनल लॉ। और हमारा अगला क्वेश्चन यही बनता है कि सिविल लॉ के अंतर्गत कौन आएगा, कौन सी बातें, और क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत कौन सी बातें। अगर हम बात करें तो सिविल लॉ की बात करें तो सिविल लॉ के अंदर यानी कि कोई आपसी झगड़ा हो, किसी की लड़ाई हो गई, मतलब आपसी झगड़े के निपटारे के लिए आपसी झगड़े निपटारे के लिए, यानी कि सिविल लॉ के अंतर्गत आपसी झगड़ा हो गया है उसके निपटारे के लिए, जैसे कि हम विवाद लें कोई छोटा सा, यानी कोई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का विवाद हो गया, जैसे कोई डाइवोर्स के यानी कि सिविल लॉ के अंदर कोई आपसी झगड़ा, प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, कोई डाइवोर्स लॉ यानी किसी को डाइवोर्स लेना है, या उनके अंतर्गत सिविल लॉ के अंतर्गत आपको ये देखने को मिलेंगे। आगे बात करें तो नंबर 2 पे हमारा क्रिमिनल लॉ। इसके अंतर्गत जैसे कि तो 2 नंबर का क्रिमिनल लॉ, उसके अंतर्गत जो कि अपराध हुए हैं, मतलब कि जैसे कि हमने सजा में, मतलब हमने किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने बड़ी चोरी कर दी, डकैती कर दी, अपराध में जो सजा दी जाती है क्रिमिनल, यानी कि अपराध के लिए सजा। जैसे बात करें, आपने कोई मर्डर चोरी कर दी है तो क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आपको सजा होगी। आगे बात करें तो सबसे आगे बात करें तो लॉर्ड मैकाले भारत में 2 प्रकार कानून होंगे, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ के अंतर्गत आपको पता है कि आपसी झगड़े वगैरह हो गए उनको निपटाने के लिए, और क्रिमिनल लॉ में जैसे कि कोई बड़ा अपराध आपने किया है, चोरी की है, मर्डर किया है, तो इसके अंतर्गत आपको क्रिमिनल लॉ। आगे बात करें तो सिविल लॉ और क्रिमिनल से आगे बात करें हम, अगर आपने कोई क्राइम कर दिया, जैसे कि अगर आपने कोई एग्जाम्पल के रूप में आपने कोई मतलब आपने क्राइम कर दिया, मर्डर कर दिया, क्राइम की जो सजा मिलेगी और किसके तहत मिलेगी, और जो सजा का प्रावधान है वो कहां पर है, तो यही इसके बाद रूप में बात करें तो यानी कि अगर आपने क्राइम कर दिया
क्राइम कर दिया तो आपको किसके तहत सजा मिलेगी? सजा मिलेगी आपको, सजा की बात करें वो आपको मिलेगी आईपीसी धारा के तहत। आइए बात करें तो जब आपने क्राइम कर दिया है तो उसमें आपको जो सजा मिलेगी, जैसे आपने चोरी कर दी उसके लिए प्रावधान है 7 साल का, आपने मर्डर कर दिया तो आपके लिए प्रावधान कर दिया आजीवन कारावास के रूप में। और आईपीसी की बात करें तो इनका फुल फॉर्म की बात करें तो आईपीसी की इंडियन पैनल कोड। आइए आईपीसी फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन पैनल कोड। तो इसके तहत आपको आईपीसी के तहत आपको सजा मिलेगी। अगला हमारा सवाल यह बनता है कि अगर आपने जैसे मर्डर कर दिया है तो उसके तहत जो आपने कोर्ट में जो पेश करना है किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है? अगर आपने सजा कर मतलब आपने कोई मर्डर कर दिया तो आपको किस प्रक्रिया के द्वारा आपको सजा होगी? कौन कौन सी आपको सजा होगी थी? कौन सी सजा होगी आपको? अगर जेल में बंद है तो आपका कौन कैसा बिहेव किया जाएगा? जो होगी वो कोर्ट के तहत। और उन धाराओं को आपको पता है जो आपने कोर्ट में जो आपको पेश किया जाता है तो वो है सीआरपीसी के तहत। सीआरपीसी के तहत कोर्ट में पेश। धारक सजा की बात तो आईपीसी के तहत हो गया, अगर कोर्ट में आपको पेश किया जाता है तो सीआरपीसी के तहत आपको कोर्ट में पेश किया जाता है। सीआरपीसी के तहत आपको कोर्ट में पेश किया जाता है। आगे बात करें तो सीआरपीसी की सबसे पहले बात की सीआरपीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो क्रिमिनल प्रोडेंशियल कोड। क्रिमिनल कोड की फुल फॉर्म है। और आगे बात करें तो हमने छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल पढ़े हैं जो आपको सजा मतलब मर्डर करते हैं उसके आईपीसी के तहत आपको सजा होगी। अगर आपको कोर्ट में पेश किया जाना है तो आपको कोर्ट में पेश किया जाता है वो सीआरपीसी के तहत आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां पर आपको किस प्रकार का बिहेव किया जाएगा, जेल के अंदर कितनी सजा होगी और इसके तहत आपको कितनी सजा और कब तक होगी। और सबसे पहला वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि पिछले एग्जाम्स में आपने देखा होगा हरियाणा पुलिस में आपको पूछा गया था कि आईपीसी कब बना? आईपीसी कब बना? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली बार एग्जाम से आप उठाकर देख लेना कि आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जो आईपीसी जब बना वो 6 अक्टूबर 1860 को बना। 6 अक्टूबर और 1860 को बना। और लागू कब हुआ? 1860 6 अक्टूबर 1860 को तो आईपीसी बन गया, लेकिन लागू कब हुआ? और लागू की बात करें तो 1 जनवरी 1962 को यह लागू हुआ था। बना 6 अक्टूबर 1860 को और लागू हुआ था 1862 आएगा 1862 सॉरी मिस्टेक। बना 1860 में और लागू हुआ 1 जनवरी 1862 को। और अगला क्वेश्चन यह बनता है कि सीआरपीसी कब बनी? सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी जब बना वो बना था 1974 में। और अगला क्वेश्चन यही बनता है फिर ये लागू कब हुआ? सीआरपीसी बना 1974 में, लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 लागू। छोटे छोटे 2 पॉइंट हैं। आईपीसी कब बना? 6 अक्टूबर 1860 को बना था, लागू 1 जनवरी 1862 को। सीआरपीसी कब बना? 1974 में और लागू जो हुआ 1 अप्रैल 1974 को। चलिए आगे बात करें तो आपको पता है कि आईपीसी के अंतर्गत बहुत सी धाराएं आती हैं और सीआरपीसी के अंदर भी बहुत सी धाराएं आती हैं। उनकी बात करें तो आईपीसी की प्रमुख टोटल धाराएं की बात करें तो कितनी है?
और इनके अध्याय कितने हैं, सीआरपी में कितनी धाराएं हैं, सीआरपीसी में कितने अध्याय हैं, आईपीसी में टोटल धाराएं। आइए बात करें आईपीसी की टोटल धाराएं की बात है, वो है टोटल धाराएं 551। आईपीसी के अंतर्गत दो धाराएं 551। इसके अध्याय की बात करें तो अध्याय टोटल है 23। और सीआरपीसी में टोटल धारा कितनी है, सीआरपीसी टोटल धारा की बात करें तो 484 टोटल धाराएं सीआरपीसी के अंतर्गत आती हैं, 484। और अध्याय की बात करें तो 37 टोटल अध्याय सीआरपीसी के अंतर्गत आते हैं। 37। और आपको पता है कि अपराध करने पर आपको सजा जरूर होगी। तो सबसे पहला आपका सिंपल सा क्वेश्चन है होता है कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं। अपराध कर तो कर दिया आपने, लेकिन आपको अपराध के पता है कि कितने प्रकार के होते हैं। अपराध की बात करें तो टोटल अपराध 2 प्रकार के होते हैं। अपराध कार के होते हैं। आइए बात करें तो अपराध टोटल 2 प्रकार के होते हैं। आपको ये बातें सिंपल सी बातें आपको पता होना चाहिए कि पुलिस आपको कब अरेस्ट कर सकती है, आप कहीं पे बैठे हो तो आपको अरेस्ट कर सकती है, नहीं कर सकती किसी। तो ये बातें आपको नॉर्मल रूप में आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें तो टोटल दो प्रकार के होते हैं। आइए बात करते हो कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा, यानी कि 2 प्रकार के हो गए, एक हमको इसको बोलते हैं संज्ञेय अपराध और गैर संज्ञेय अपराध। अपराध 2 प्रकार के होते हैं, संज्ञेय और गैर संज्ञेय। और इनके गैर संज्ञेय और संज्ञेय को इंग्लिश में बात करें तो कॉग्निजनल और नॉन कॉग्निजेबल। अपराध 2 प्रकार के होते हैं, संज्ञेय अपराध और गैर संज्ञेय अपराध। आगे बात करें तो हमने क्या बताया कि अपराध हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संज्ञेय अपराध और गैर संज्ञेय अपराध। और आगे बात करें तो आपको जब संज्ञेय अपराध किया है तो आपको यानी कि पुलिस जब अरेस्ट करेगी तो किसकी जरूरत होगी, और गैर संज्ञेय जब आप अपराध किया है तो आपको किस चीज की जरूरत होगी। अगर एग्जाम्पल करो मैं आपने कोई संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल अपराध किया है तो इसके तहत आपको पुलिस किस प्रकार तहत, इसकी बात करें तो इसके में जैसे कि आपने संज्ञेय अपराध किया तो इसके अंतर्गत आपको पुलिस बिना कोर्ट वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यानी कि इस पुलिस को आपने कोई अपराध कर दिया, यानी कि वो संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आता है। तो आपने कोई क्राइम किया है तो आपको कोई कोर्ट की यानी कोर्ट की कोई वारंट की जरूरत नहीं है, आपको पुलिस वहीं से आपको अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। और अगला बात करें तो गैर संज्ञेय अपराध के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आपको कोर्ट वारंट की जरूरत होती है। संज्ञेय अपराध में आप किसी वारंट की पुलिस के पास कोर्ट वारंट होगा तो नहीं होगा तो भी आप गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन गैर संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आप कोर्ट के वारंट की जरूरत होगी। और आगे बात करें तो
गैर संज्ञेय और जैसे कि हमने अपराध कर दिया तो कोई एफआईआर दर्ज की जाती है पुलिस के द्वारा, यानी कि जब आपने कोई अपराध कर दिया तो अपराध एफआईआर जो दर्ज होती है किस कौन सी धारा के तहत होती है, तो उस धारा की बात करें तो एफआईआर दर्ज जो होगी धारा 154 के तहत, यानी कि धारा 154 के तहत आपकी जो एफआईआर दर्ज होगी वो गैर संज्ञेय अपराध, और वो जो धारा यानी कि एफआईआर दर्ज होगी वो सीआरपीसी के तहत ही होगी। और अगली बात करें एफआईआर दर्ज यानी कि दर्ज तो होगी लेकिन जो सजा का प्रावधान है वो 54 यानी कि 155 में, जैसे कि आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हो गई है, दर्ज तो हो गई लेकिन जो सजा का प्रावधान दिया गया है वो एफआईआर 155 के अंतर्गत दिया गया, जो वो भी सीआरपीसी के तहत। सिंपल सी बात करें, हम अपराध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, संज्ञेय अपराध और गैर संज्ञेय अपराध, और कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। पुलिस बिना कोर्ट वारंट के आप गिरफ्तार कर सकती है गैर संज्ञेय अपराध में, और नॉन गैर संज्ञेय अपराध यानी कि इसके अंतर्गत आपके पास कोर्ट वारंट की जरूरत होगी। यानी कि अब आपने अपराध कर दिया तो ये मामला कोर्ट के अंदर भी जाएगा, कोर्ट के अंदर जाएगा तो आपको सबूत की जरूरत भी पड़ेगी, सबूत की जरूरत पड़ेगी तो सबूत किस तरह से पेश किए जाएंगे वो आगे हम इसको विस्तार से बताएंगे। जैसे कि अपराध आपने कर दिया, आपको दोषी ठहराना चाहती है कोर्ट के तहत, तो आपके सबूत पेश करने पड़ेंगे। सबूत जब पेश किए जाते हैं तो किस एक्ट के तहत आपको सबूत को पेश किया जाता है? वो एक्ट, जैसे क्राइम कर दिया आपने, क्राइम कर दिया, कोर्ट में गए तो सबूत भी चाहिएंगे, सबूत चाहिएंगे तो उनको पेश भी करेंगे तो कौन से एक्ट के तहत? वो एक्ट का नाम आपको बताऊं तो एविडेंस जो भी आपने सबूत अगर कोर्ट में पेश करने हैं, वो जो सारे सबूत जो पेश होंगे कोर्ट के अंतर्गत वो एविडेंस एक्ट के तहत आपके सबूत पेश होंगे। और फिर हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि एविडेंस एक्ट कब बना? वो बना था 15 मार्च 1872 को। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि 15 मार्च 1872 को हमारा ये बन तो गया, लेकिन लागू कब हुआ? लागू की बात करें तो 1 सितंबर 1872। आइए सिंपल सी बात करें, आपने कोई क्राइम कर दिया, क्राइम करने के बाद आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको सबूत अगर हम पेश करेंगे तो किसके तहत? एविडेंस एक्ट के तहत आपको पेश किए जाएंगे। आगे बात करें तो एविडेंस एक्ट कब बना? 15 मार्च 1872 को एविडेंस एक्ट बना। और अगला क्वेश्चन ये बनता है कि एविडेंस एक्ट लागू कब हुआ? 1 सितंबर 1872 को एविडेंस एक्ट लागू हुआ। आगे समझ में आपको? अच्छा, जैसे कि पुलिस जब आपको गिरफ्तार करती है, सिंपल सी भाषा में, तो पुलिस के पास कोई ना कोई तो पावर होगी जिसके तहत आपको गिरफ्तार करती है। पुलिस के पास टोटल यानी कि जो आपको गिरफ्तार करती है स्पेशल पुलिस एक्ट होता है जो बना था 1861 के अंतर्गत। पुलिस एक्ट की बात करें तो जो बना 1861 में, और इस एक्ट के अंतर्गत आपको टोटल धाराएं मिलेंगी 47 धाराएं की बात करें पुलिस एक्ट के अंतर्गत 47। पुलिस एक्ट जब बना 1961 में, उसके अंतर्गत धाराएं की बात करें तो 47 टोटल धाराएं हैं। और यानी कि अगला हमारा सीपीसी, जैसे आपने पीछे पढ़ा था सीपीसी यानी कि सिविल लॉ को हम सीपीसी के तहत ही बोलते हैं। यानी कि सिविल लॉ हमने पढ़ा था जो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ
क्रिमिनल लॉ वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं सीपीसी के अंतर्गत, जो बना था 21 मार्च 1908 को। सीपीसी के अंतर्गत ये जो आते हैं सीपीसी। सीपीसी की बात करें वो कब बना? तो सीपीसी बना था 21 मार्च 1908। हमने दो लॉ में पीछे किए थे, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, जो किसके अंतर्गत आते हैं? सीपीसी लॉ के अंतर्गत आते हैं, जो 21 मार्च 1908 को बने थे। अच्छा, आगे बात करें तो, और इसके लागू कब हुआ? लागू हुआ था हमारा 1909 में। सीपीसी लॉ के अंतर्गत क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ जो बना था 21 मार्च 1908 को, और जो लागू है 1909 में। अच्छा, आगे हमारी जो आईपीसी हमने पढ़नी है, वहां का टॉपिक हम यहाँ से शुरू करते हैं। आज हमको कुछ ही धाराएं हम करवाएंगे, और जो अगला पार्ट होगा उसके अंदर आपको प्रमुख धाराएं करवाएंगे। ये पीछे का इतिहास जानना हमारा बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ से समझना बहुत आसान होगा कि सीपीसी के अंतर्गत कौन सी है, सिविल लॉ कौन सा है, क्रिमिनल लॉ कौन सा, कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, जिससे हमें आगे की जो धाराएं पढ़नी है उनमें हमें सावधानी होगी और आसानी से हम उनको समझ सकते हैं। और अगला टॉपिक नोट कीजिएगा, आईपीसी की प्रमुख धाराएं। आइए बात करें धारा नंबर 1। आईपीसी की प्रमुख धारा की बात करें तो आईपीसी पहली धारा में यही दिया गया कि आईपीसी धारा कहां कहां लागू होंगी, मतलब कि आईपीसी धाराएं जो भारत में हो कहां कहां लागू होंगी। यानी कि यह दिया गया कि आईपीसी धाराएं कहां कहां लागू होंगी। लागू होंगी पूरे देश, यानी कि पूरे भारत में। आईपीसी धाराएं प्रमुख धाराएं, जो प्रमुख धारा में यही दिया गया कि आईपीसी धारा कहां कहां लागू होंगी, वो लागू होंगी पूरे देश के अंतर्गत। अच्छा, अगली बात करें तो धारा नंबर 2। धारा नंबर 2 की बात करें तो हम भारत में किए गए अपराध की सजा किसके तहत होगी। यानी कि आप भारत में रह रहे हैं तो आपने कोई अपराध कर दिया तो आपको किसके अकॉर्डिंग, किसके अंतर्गत आपको सजा दी जाएगी, वो जो धाराएं होंगी आईपीसी की धारा के तहत। भारत के अंदर अपराध की सजा आईपीसी के तहत दी जाएंगी। हमने पहली धारा पढ़ी, पहली धारा में आप यही लिखा गया कि आईपीसी धाराएं वो कहां कहां पर लागू होंगी, ये पूरे भारत में ही लागू होंगी। और दूसरी धारा में यह लिखा गया अगर भारत में किसी ने अपराध कर दिया तो सजा किसके तहत होंगी। तो 2 नंबर धारा में यह लिखा गया कि आईपीसी धारा के तहत आपको सजा का प्रावधान है। अच्छा, अगली धारा की बात करता हूं, धारा नंबर 3। यानी कि हमारा कोई भारत कोई नागरिक विदेश में जाकर आपको क्राइम कर दे तो उनको सजा किस प्रकार होगी, तो वो धारा आईपीसी के तहत ही होगी। यानी कि भारत का नागरिक विदेश में जाकर कोई क्राइम कर दे, विदेश जाकर क्राइम कर दे तो आईपीसी धारा के तहत ही सजा होगी। सिंपल सी भाषा में बात करें हम, अगर कोई हमारा इंडिया का वह नागरिक है, यानी कि यूएस से अमेरिका चला गया, वहां जाकर उन्होंने क्राइम कर दिया तो आईपीसी धारा के तहत ही उसको सजा का प्रावधान है। अच्छा, अगली बात करें तो धारा नंबर 10। धारा नंबर 10 की बात करें तो धारा नंबर 10 में बस यही दिया गया कि स्त्री और पुरुष की परिभाषा, यानी कि स्त्री किसको बोलेंगे, पुरुष को किसको बोलेंगे, यानी कि स्त्री और पुरुष की परिभाषा। यानी कि इनकी बात करें तो स्त्री किसी भी एज, किसी भी उम्र की महिला या
को हम पुरुष या यानी सॉरी स्त्री बोल सकते हैं, किसी भी उम्र के लड़के या नौजवान को हम पुरुष बोल सकते हैं। इसकी परिभाषा किसके अंतर्गत है? 10 के अंतर्गत। आइए एक बार क्विक रिविजन लेते हैं। धारा 1 के अंतर्गत कहा, यानी कि यही कहा गया है कि धारा 1 है मतलब कहाँ का लागू होगी, वो पूरे भारत के अंतर्गत लागू होगी। और धारा नंबर 2 की बात करें तो भारत के अंदर अपराध की परिभाषा सजा जो होगी वो किसके तहत होगी? वो आईपीसी धारा के तहत। और धारा नंबर 3 की बात करें तो अगर भारत का कोई नागरिक किसी विदेश में जाकर अपराध कर देता था तो उसको जो क्राइम की सजा होगी वो आईपीसी धारा के तहत। और धारा नंबर 10 की बात करें तो स्त्री पुरुष की परिभाषा जो दी गई है धारा नंबर 10 के अंतर्गत दी गई है। और आगे बात करें कुछ धाराएं इंपॉर्टेंट। आइए आगे बात करें धारा नंबर 17। धारा नंबर 17 की बात करें तो इसके अंतर्गत ये दिया गया कि सरकार की परिभाषा बात करें केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, सरकार की परिभाषा जो दिया गया है धारा नंबर 17 में। इसके अंतर्गत सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। धारा नंबर 17 में यही दिया गया सरकार की क्या परिभाषा है, वो दोनों सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनके अंतर्गत धारा 17 के अंतर्गत। अच्छा की बात करें तो यानी कि धारा नंबर 21, धारा 21 पब्लिक सर्वेंट, यानी कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी नौकर इसको बोल सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट की बात करें तो हम धारा नंबर 21 के अंतर्गत यह दिया गया कि पब्लिक सर्वेंट की क्या परिभाषा होगी। पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा जो दी गई धारा नंबर 21 के अंतर्गत, या हम इसको यह बोलते हैं सरकार के तहत नौकरी करना। धारा नंबर 17 में हमने पढ़ा कि सरकार की परिभाषा दी गई है, सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों। और धारा नंबर 21 के अंतर्गत पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा दी गई है जो सरकार के तहत जो नौकरी करते हैं। और आगे बात करें तो धारा नंबर 24, आइए बात करें धारा नंबर 24 की बात करें तो हम बेईमानी से किया गया अगर कोई काम है, बेईमानी से किया गया काम की सजा धारा नंबर 24 के अंतर्गत है। जिस सिंपल भाषा में बात की है, हमें किसी हमारे लाभ के लिए हमारा लाभ के उद्देश्य के लिए हमने किसी की हानि कर दी है, किसी के साथ बेईमाना कर दिया है, तो उसके तहत आपको धारा नंबर 124 के तहत आपको सजा मिलेगी। और अगले हम बात करें तो धारा नंबर 26 की, धारा नंबर 26 की बात करें तो रीजन टू बिलीव, यानी कि विश्वास का वजह या रीजन टू बिलीव, विश्वास करना। यानी कि धारा नंबर 26 की बात करें तो रीजन टू बिलीव, यानी कि हम किसी पर, जैसे कि सिंपल सी भाषा में बात करें, हमारा रूम है, रूम के अंदर कोई कंप्यूटर हमने रखा हुआ है, कंप्यूटर हम किसी इंसान को हम जानते हैं तो वो हमारे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, हमारे कंप्यूटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति आता है हमें नई अनुसंधान है और हमें पता चल गया कि उन्होंने हमारे कंप्यूटर को चोरी किया है या इसके साथ कुछ छेड़खानी की है, तो उसको धारा 126 के तहत आपको उसके साथ धारा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। ये कुछ धाराएं थी जो कि हमने आज पढ़ी हैं, और आगे धाराएं जो अगला पार्ट है हम बहुत जो बची हुई हम करवाएंगे पूरे, इसके कम से कम 2 या 3 और लेक्चर लगेंगे, बहुत ही डिटेल से हम आपको कवर अप कराएंगे। तो सिंपल सी बात, हम शुरुआत से एक बार क्यों लेते हैं। कानून रूल्स को ही बोला जाता है। कानून की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि कानून की जरूरत इसलिए होती है, किसी भी समाज, देश या गांव को चलाने के लिए रूल्स के बिना कोई भी सिस्टम, यानी कि सिस्टम के बिना कुछ भी सही नहीं चलता, इसीलिए कानून की जरूरत होती है।
उसी के अंतर्गत प्रथम लाभ कब आया, कब कौन सा एक्ट का दिखाया, और इसी के पैटर्न क्लास में हमने पढ़ा था। तो यह क्लास आपके लिए लाभकारी है। और आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।